नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हमारे साथ जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य मौजूद हैं। उनसे हम आज बात करेंगे कि जीवाजी विश्वविद्यालय 60 के दशक से आज तक तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए आया है। इस समय सर के आने के बाद से किस तरह की प्राथमिकताएं हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और चुनौतियां कैसे एक व्यक्तित्व का श्रृंगार करती हैं। सर, बहुत स्वागत आचरण में। किस तरह की प्राथमिकता सर, जब आप पहली बार आए तो क्या आपके दिमाग में? एक्चुअल में विश्वविद्यालय में जब मैं आया 19 फरवरी 2025 को, तो धारा 52 के अंतर्गत आया। धारा 52 में राज्य सरकार अपने अधीनस्थ विश्वविद्यालय को ले लेती है। कुछ तकनीकी खामियां विश्वविद्यालय में आई थी जिनके कारण ये स्टेप उठा, लेकिन ये गालव की धरती का ऐसा विश्वविद्यालय है जो मध्य प्रदेश में इकलौता है जिसे A++ नेक के द्वारा ग्रेड दी गई है। और A++ की ग्रेड किसी भी विश्वविद्यालय को या इंस्टीट्यूशन को नेक से ऐसे नहीं मिल जाती है। निश्चित है कि हमारे विश्वविद्यालय में वो सब संसाधन और सुविधाएं विद्यमान हैं जिनके कारण विश्वविद्यालय की न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य देश के और क्षेत्रों में भी अच्छी ख्याति रही है। विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं का जहाँ तक सवाल है, तो NEP 2020 के लागू होने के बाद आज देश में जिस प्रकार के पाठ्यक्रमों में बदलाव की रचना है, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके विविध बातें आ रही हैं। इन भारतीय ज्ञान परंपरा को सिलेबस में लाने की चुनौती हम सबके सामने है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में, PG में और शासन के द्वारा UG में भी नए पाठ्यक्रम लाए गए हैं और उनके अनुसार पुस्तकों का लेखन होकर और अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ है। विश्वविद्यालय में शोध के कार्यों के लिए भी नवाचार करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि तकनीक बदल गई हैं। आज AI के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन विश्लेषण करने की जो मौलिक क्षमता है वह यदि शोधार्थी के दिमाग से ख़त्म हो जाएगी, ये चैलेंज हम सब विश्वविद्यालय के और शोध निर्देशकों के सामने तो है। सर, एक सवाल ये आ रहा है बार बार कि जिन परिस्थितियों में आपने कार्यभार लिया, उन परिस्थितियों के बीच में भी अब एग्ज़ाम्स के दौर में हम देखते हैं तो संचालन प्रशासन की मान्यता रहती है, उनकी पूरी इच्छा होती है और पूरे कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छे से पारदर्शी तरीके से चीज़ों को लेकर चलें। लेकिन चंबल की अपनी रवायत, अपनी परंपराएं हैं और उससे पार पाना बड़ा चुनौती भरा होता है। अगर मैं नकल प्रकरणों की बात करूं तो लगातार कसावट के बावजूद कैसे आपको लगता है, कैसे इसमें अंकुश लगा? विश्वविद्यालय के सामने नकल की चुनौतियां पहले से रही हैं, लेकिन इस सत्र में परीक्षाओं को अधिक कड़ाई के साथ लागू करने का मैंने प्रयास किया है। भिंड और मुरैना ये 2 ज़िले हैं जहां नकल की शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हैं। बाकी अन्य ज़िलों में इतनी अधिक कठिनाइयां किसी कैडर की नहीं हैं। हमने इस सत्र की परीक्षाओं में ये प्रयास ज़रूर किया है कि जिन सेंटरों में नकल पाई गई है उन सेंटरों को बदलने का काम किया है। एकाध अपवाद सेंटर ऐसे भी हैं जहां हमने सेंटर तो नहीं बदला है, लेकिन उस सेंटर के सभी अधिकारियों को बदल के नए अधिकारियों के माध्यम से काम किया है। वीरपुर की अगर मैं बात करूं, विजयपुर है, उसमें ज़्यादा है। विजयपुर के बारे में मुझे लगता है मीडिया ट्रायल ज़्यादा है। अच्छा, क्षमा करेंगे। निश्चित है कि एकदम से नकल को कहीं खत्म नहीं किया जा सकता है। आ रहे जो वीडियो आए हैं, हमने तत्काल उसी दिन कार्रवाई की है। 2 बार वीडियो आए हैं विजयपुर के। बदल क्यों नहीं कर? बदलने के लिए हमारे पास जिन सेंटरों को हमने वहाँ दिया था, उन सेंटरों को दूसरी जगह ले जाने में बच्चों को गर्मी के कारण लंबी दूरी का स्थान आ रहा था। दूसरा, हमको जो हम चाहते थे कि शासकीय स्कूल के टीचर वहाँ ड्यूटी करें, दूसरी जगह वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। प्राइवेट कॉलेजों के टीचर्स को हम वहाँ ड्यूटी में जिनकी परीक्षाएं हो रही वहाँ लगाने से परहेज कर रहे थे। उससे ही हम वास्तव में नकल पर अच्छे से नियंत्रण कर पाएंगे।
और दूसरा प्रयोग हमने ये किया है कि विश्वविद्यालय का उड़न दस्ता वहाँ पूरी परीक्षा में 1 या 2 बार जा पाता था। जब ये 2 प्रकरण आए हैं तो हमने पूरे टाइम 3-3 घंटे उड़न दस्ते दल को वहाँ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में, पेपर्स में और स्थायी किया है। उस सबसे नियंत्रण की स्थिति तो निर्माण हुई है। दूसरा एक बड़ा चैलेंज ये है कि ईओडब्ल्यू में 19 प्रोफेसर्स का जो मामला चल रहा है, किस तरह से आपके कार्यकाल में एक निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से चीज़ें चलें और जितनी भी इस तरह के डेंट हैं वो पूरे हो सकें ताकि विश्वविद्यालय की छवि का जो संकट है वो पूरा हो सके। निश्चित ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ने शिक्षा क्षेत्र को कहीं ना कहीं और विश्वविद्यालय के लिए क्षति पहुंचाई है। हमने प्रयास ये किया है कि जैसे इस बार जो निरीक्षण हुए हैं ईओडब्ल्यू में जिनके नाम थे उन टीचर्स को छोड़ के बाकी टीचर्स के द्वारा और निरीक्षण का कार्य कराया है। प्रयास ये किया है कि अधिकतम स्थानों में मापदंडों की प्रतिपूर्ति हो सके और जिन टीचर्स या अधिकारियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है उसको भी ईओडब्ल्यू के द्वारा जल्द निष्पादित होकर दोषी को दंड और निर्दोष को छोड़ने का काम हो, जिससे कि वो अच्छे प्रकार से पूरी ओजस्विता के साथ और विश्वविद्यालय में अपना कार्य और समय दे सकें। ऐसा आग्रह हमने और शासन से भी और ईओडब्ल्यू को भी किया है। इसके अलावा बार बार जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक छवि को लेकर के संकट पैदा करते हैं। इस तरह के प्रदर्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये इशारे पर है या हकीकत के धरातल पर कुछ है? नहीं, इशारे पर तो नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ लोगों को जिनके स्वार्थ पूरे नहीं होंगे वो अपने स्तर से उसके लाभ लोभ के बारे में विचार करते होंगे। मेरा सोचना ये है कि कहीं तूफान है तो कोई ना कोई उथल पथल तो है जब तो तूफान है। यदि बदलाव नहीं करना होता या बदलाव नहीं हुआ होता तो कहीं हल्ला मचने की आवश्यकता नहीं थी जैसे पिछले वर्षों में हुआ। इस साल क्यों सर्वाधिक गतिविधियों के बारे में और मीडिया में विषय आ रहे हैं? तो वो इसलिए आ रहे हैं कि बदलाव हो रहा है और बदलाव से बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उस प्रभावित होने के पक्ष विपक्ष दोनों हैं, लेकिन मेरा इतना सोचना है कि यहाँ के यदि युवाओं को हम ईमानदारी से पढ़ने के प्रति ला पाए और ठीक परिणाम दे पाए तो आने वाले कॉम्पिटिशन्स में और देश की नौकरी और अन्य सेवाओं में और चाहे व्यवसाय रचना में उनके द्वारा जो कार्य होगा उनको अपनी पूर्ण क्षमता से स्थापित करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व विकास तभी होगा जब उनमें कौशल विकास होगा और कौशल विकास के लिए और ईमानदारी से पढ़ाई और परिणाम पर हम सबको आना पड़ेगा। दूसरा सर, बहुत सारे ऐसे नियमों की बात आती है जो नियम 2 तरह से लगते हैं। मतलब कुछ नियम ऐसे हैं जो कुछ लोगों के लिए शिथिल कर दिए जाते हैं और कुछ लोगों के लिए कड़ाई से उनका पालन होता है। इस तरह की प्रक्रिया पर अंकुश आपके कार्यकाल में किस तरह लगाया जाएगा? हमारे द्वारा अब कोई भी ऐसा काम जो नियम विरुद्ध है नहीं हुआ है कोई स्वीकृत। कभी ये बातें रही होंगी, बहुत मुझे उसका संज्ञान नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि विश्वविद्यालय नियम के अंतर्गत सारी प्रक्रिया, चाहे वो विश्वविद्यालय की प्रशासनिक हो, अकादमिक हो, परीक्षा की हो, मूल्यांकन की हो और चाहे परिणाम की हो, हमारा प्रयास है कि हम नियमों का पालन करें। उन नियमों के पालन करने में एक बार निश्चित कुछ विद्यार्थियों को, कुछ संस्थानों को नुकसान, कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन अगले सत्र से फिर विधिवत इस प्रक्रिया के पालन में रहने से ठीक ढंग से हम काम कर सकते हैं। छात्र हित में कोई निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिनसे विश्वविद्यालय का और प्रशासनिक रचना से कोई अधिक कठिनाई नहीं है और छात्रों के हित के लिए यदि कोई निर्णय ऐसे किए जाने भविष्य में, उनके बारे में ज़रूर हम पुनर्विचार के लिए प्रयास करते हैं। एटीकेटी के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है क्या सर? अभी एटीकेटी के नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। ला के नियमों में, ला की परीक्षाओं के नियमों में था। ला की परीक्षाओं में जो नियम है कि 3 इयर्स के कोर्स में 5th सेम तक पास विद्यार्थी 6 में बैठ सकता है और 5 ईयर कोर्स में 9th सेमेस्टर तक पास विद्यार्थी 10th में बैठ सकता है। इसमें पिछले वर्षों तक शिथिलता थी। मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में वो सुधार हो गया था और कोर्ट में भी ये मामला अन्य बिंदुओं को लेके गया है,
जिसमें विश्वविद्यालयों ने अपनी न्यायालयीन प्रक्रिया में जाके उसको सुधारा है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने अब उस नियम को BCI के नियमों के अंतर्गत पालन करने के बारे में इस सत्र में निश्चय किया है। इसलिए छात्रों को 200-250 छात्र जो हैं उनको अभी मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है इतनी संख्या नहीं है, उससे कम है। जिनको नहीं मिल पा रहा है मौका, उनको अगले सत्र में बैठने का मौका मिलेगा। 2 साल बर्बाद होगा ऐसा बता रहे हैं बच्चे। नहीं, वो 2 साल बता रहे हैं, उनका बताना है। अब एक नया नियम अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पास किया है कि जो न्यायाधीश की चयन प्रक्रिया में वह बच्चे बैठ पाएंगे जिनके 3 साल कम से कम लॉ में जिनने प्रैक्टिस की है। अब हम ये कहने लगे कि ये 3 साल का नुकसान होगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नज़रिए का फ़र्क है। हम अपनी योग्यता को नियमों से पालन नहीं करेंगे। और एक और मेरी पीड़ा है व्यक्तिगत, ला के विद्यार्थी यदि नियमों से नहीं चल रहा है इस देश में, तो हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट से क्या संभावना और क्या अपेक्षा करेंगे। तो वो तो अधिवक्ता बनना है भविष्य में, उनको समाज को न्याय दिलाने का काम करना है। उन न्याय दिलाने के लिए नियमों में रहने की वैधानिकता तो हम सब में होनी चाहिए। सर, एक आखिरी प्रश्न है। कार्य परिषद और प्रशासन दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल, सामंजस्य किसी भी विश्वविद्यालय का बैकबोन होता है। हमारी कार्य परिषद आपके आने के बाद से किस तरह आपको लग रहा है कि एक विकास कार्यों को लेकर के, उन्नयन को लेकर के, उत्थान को लेकर के आपके साथ चल रही है? अभी कार्य परिषद के साथ केवल एक बैठक हुई है परीक्षा को लेके। कार्य परिषद के द्वारा पूर्ण सहयोग मुझे दिया गया है। आगे भी मुझे विश्वास है कि कार्य परिषद में जो सदस्य आज हैं वो सब शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, और विश्वविद्यालय में आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे वो सभी नीति नियम को पालन करते हुए और उनके सहयोग से हम पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पिछले जो आपके कार्यकाल के पहले मामले गड़बड़ हुए हैं उनको लेकर जांच वगैरह चल रही है अभी? कार्य परिषद के द्वारा जो निर्णय हुए हैं उनमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल में EW की जांच का मामला है, कुछ और संस्थानों के B.Ed के मामले हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की जो नियम से या जो न्यायालय में प्रकरण हैं उनकी कार्रवाइयाँ नियमानुसार चल रही हैं। ठीक, धन्यवाद। तो आप थे कुलगुरु आचार्य जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपना विज़न मिशन भी रखा, और हम भी ये उम्मीद करते हैं आचरण के नाते कि ग्वालियर चंबल ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जिस तरह से गौरवशाली अतीत गालव की नगरी के इस बड़े अध्ययन केंद्र का रहा है, वो आपके नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के साथ आगे बढ़े। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।